स्वस्थ भारत के जीवंत फोन इन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और साथ ही साथ बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयां धनतेरस की। आपका ये जो धनतेरस का त्यौहार है वो बहुत ही शुभ रहे। आज हम बात करेंगे, चूँकि त्योहारों का मौसम चल रहा है, अभी दीपावली भी आने वाली है, तो इस समय कई सारी सावधानियों की भी ज़रूरत पड़ती है। तभी जो हमारे जो पर्व त्यौहार हैं, ये दिवाली है हमारी जो, वो बहुत ही खुशी खुशी हम उसे मना पाएंगे। आज के इस अंक में हम ये तो बातें करेंगे ही कि दीपावली के अवसर पर हम क्या क्या सावधानियां रखें ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना ना हो पाए, लेकिन ये भी बताएंगे कि अगर छोटी मोटी दुर्घटना हो जाती है या कुछ बड़ी दुर्घटना हो जाती है तो फिर हमें तुरंत क्या करना चाहिए, आगे के उपचार के लिए क्या करना चाहिए। साथ ही साथ आज हम बात करेंगे प्लास्टिक सर्जरी की, और इसके लिए हमने अपने स्टूडियो में विशेषज्ञ को बुलाया है। लेकिन इससे पहले कि हम उनसे आपकी मुलाकात करवाएं, सबसे पहले हमारा फ़ोन नंबर आप नोट कर लीजिए ताकि आज आप इससे संबंधित सवाल हमसे पूछ सकें। तो हमारा फ़ोन नंबर है 0651 2282 607। फ़ोन नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए, 0651 2282 607। और इसी फ़ोन नंबर पर आप इसी समय हमें फ़ोन कर सकते हैं और दीपावली में होने वाली जो सावधानियां हैं और प्लास्टिक सर्जरी के बारे में आप जो जानना चाहते हैं उसके संबंध में सवाल पूछ सकते हैं। तो चलिए आपकी मुलाकात अब हम करवा देते हैं हमारे आज के विशेषज्ञ से। आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है सुप्रसिद्ध प्लास्टिक सर्जन हैं डॉक्टर विवेक गोस्वामी, जो कि पारस हॉस्पिटल रांची में आप अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सर, आपको भी धनतेरस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आने वाली जो दीपावली का त्यौहार है उसके लिए भी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। अब जी। दूरदर्शन के सारे दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आज त्यौहार में धनतेरस एवं दीपावली, छठ पूजा में सबको ढेरों शुभकामनाएं। और दूरदर्शन को मैं काफ़ी शुक्रगुजार हूं कि आज उन्होंने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिया कि इस माध्यम से मैं आपसे रूबरू हो सकूं और प्लास्टिक सर्जरी और दिवाली में कुछ जो बर्न्स इंजरीज हो सकी है उसके बारे में हम लोग आगे बात कर सकें। बिल्कुल। तो ये जो दीपावली का त्यौहार आने वाला है सर, इसमें हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, और अगर किसी तरह की दुर्घटना हो जाती है तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी बातें आपसे जानेंगे। प्लास्टिक सर्जरी के बारे में जानेंगे। लेकिन देखिए, हमने कार्यक्रम शुरू भी नहीं किया और दर्शक हमारे फ़ोन लाइन पर आ गए हैं। तो उनका सवाल ले लेते हैं। सबसे पहले देखिए, मुझे सवाल भी नहीं करने दिया आपसे। हेलो। अच्छी बात है। हेलो 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 हेलो। हाँ जी, थोड़ी सी ऊंची आवाज में बोलिएगा प्लीज। जी, मैं टीपी चौधरी बोल रही हूँ। मेरा सवाल था कि कहाँ से बोल रही हैं? कहाँ से बोल रही हैं? पिस्का मोड़ रांची से बोल रही हैं। जी, सवाल करिए। जी, मेरा सवाल था कि जैसे कि अभी दिवाली में तो बहुत पटाखे बच्चे पसंद करते हैं, तो फिर कभी एक्सीडेंटली अगर कुछ हो जाए तो तुरंत अगर डॉक्टर अवेलेबल ना हो तो हम घर पे क्या उपचार दे सकते हैं तुरंत? जी, बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल है। बहुत ही अच्छा और बहुत ही कॉमन सवाल है। और अच्छा हुआ कि हमारे दर्शक ने इससे शुरुआत की है। बिल्कुल। और सबको ये जानने की उत्सुकता है। बिल्कुल। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मैंने अपनी प्रैक्टिस में और जो हम लोगों ने सीखा है, हमें सबसे ज़्यादा इंजरीज आती है जो दीपावली के समय, वो होती है बर्न्स इंजरी, जो मैक्सिमम सुपरफिशियल बर्न्स टू स्लाइट डीप पार्शियली डीप बर्न्स होती है। तो इसके लिए क्या होता है कि अनार और बम, ये दो तरह के पटाखे हैं जिससे मेजर इंजरीज होकर पेशेंट्स आती हैं हमारे पास। तो सबसे पहला मैं तो ये बोलूँगा कि ऐसा कुछ करे ही ना जिससे डॉक्टर के पास जाने की आपको नौबत आए। तो कोई भी पटाखा अगर, क्योंकि ये दीपों का पर्व है, तो उसे दीपों तक ही सीमित रखें। और अगर हाँ ज़रूर कुछ पटाखे तो हमें फोड़नी है, परंपरा चली आ रही है तो पटाखे भी हम फोड़ेंगे, पर उसे सावधानी पूर्वक। तो हमें ये सावधानी रखनी है कि कभी भी हम लोग जैसे बम हुए या फिर अनार हुए, उनको काफ़ी सावधानी पूर्वक हम लोग चलाएं। कभी भी अनार अगर जलाना हो तो उसे हम लोग काफ़ी एक डिस्टेंस बना के रखें, और कभी कुछ पुलिंदा जिसकी लंबी हो उस चीज़ से उससे ज्वलित करें। साथ में बम अगर हम लोग प्रयोग करते हैं तो उसका भी जो लड़ी होती है वो एक बहुत पतले से उस जोत से जलाया जाए, ताकि हमारे पास समय रहे कि हम लोग उस बम के विस्फोट से दूर जा सके। तो सबसे पहली चीज़ ये कि हम उस
चोट से या किसी प्रॉब्लम से बचे। दूसरा, इन केस अगर दुर्घटनावश हमें कुछ प्रॉब्लम आ ही जाती है, जैसे अनार से हमें जल गए या फिर हम हाथ में फुलझड़ी जला रहे थे तो एक जल गए, तो इससे मोस्टली ये सुपरफिशियल बर्न्स मोस्टली होती है। तो इसके लिए आपको अगर डॉक्टर, आपका जैसा सवाल था कि जैसे डॉक्टर अगर उपलब्ध ना हो, वैसे हम लोग 24/7 अवेलेबल है, पारस हॉस्पिटल में अवेलेबल हूँ। और हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, अगर किसी भी तरह का कोई भी अगर इस तरह की दुर्घटना होती है तो सबसे पहले रनिंग टैप वाटर, हम सबके घर में एक नल होती है, तो उस टैप वाटर से आपको उस जले हुए भाग को उसके नीचे आधे घंटे तक लगातार चलते हुए पानी में छोड़ देना है। टंकी में पानी होनी चाहिए और वो आधे घंटे तक और पानी ठंडा हो तो अच्छा है। पानी नॉर्मल हो, नॉर्मल पानी हाँ, हो। ना ही हमें ठंडा चाहिए, ना ही हमें बिलो नॉर्मल चाहिए। हमें वो एकदम नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर है उस तरह की, अगर हमें नल का जो टंकी की पानी होती है उस रनिंग वाटर, टैप वाटर एंड रनिंग वाटर, ये दो टर्मिनोलॉजीज है जो हमें सिखाया गया है, जो किताबों में लिखा है। तो रनिंग टैप वाटर इज द आंसर फॉर दैट। आधे घंटे तक लगातार, ये मत सोचिए कि किस तरह का है, जरा देख ले कितना क्या है, कुछ लगा दे, जलन हो रही है, कुछ भी मत सोचिए, वो जलने दीजिए। उससे जलन तो होगी ही, कभी भी चोट लगे या इस तरह की अगर कोई जल जाते हैं तो उससे तो दुख, थोड़ा तो दर्द होगा ही, तो वो बर्दाश्त करते हुए रनिंग टैप वाटर आधे घंटे तक आपको लगातार रखना है। इससे आप हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देते हो। अगर आप कुछ अप्लाई नहीं करते हो, जैसे बहुत लोग मधु लगाते हैं, कुछ अंडे कुछ लगा लेते हैं, कुछ पेस्ट लगा लेते हैं, तो इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं होती है। रनिंग टैप वाटर इज़ द बेस्ट आंसर अगर कोई भी चिकित्सीय आपकी प्रणाली आपके आसपास में ना हो। मतलब घरेलू उपचार अगर हम इसकी शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले रनिंग वाटर में इसको बिल्कुल आधे घंटे तक वॉश करते रहें, धोते रहें, उसको टब में नहीं रखना। हाँ, बस रनिंग वाटर में उसको ये करते रहना है, उससे बहुत आराम मिल जाता है। और उसके बाद फिर जैसी जरूरत हो तो अपने डॉक्टर से आपको समय मिल जाएगा, आप फिर डॉक्टर के पास जा सकते हैं, आप उनसे परामर्श ले सकते हैं। फर्दर हम लोग इस सुपरफिशियल बर्न है या डीप बर्न है, अब सबकी चिकित्सीय जो सेवा होती है वो अलग होती है। सुपरफिशियल बर्न्स में अलग होती है, डीप बर्न्स में अलग होती है, हम लोग उसको बेहतर कर सके, कम से कम दाग दे, सब चीज़ों की प्रक्रिया अलग होती है। तो आपके लिए जहाँ तक सबसे इंपॉर्टेंट है रनिंग टैप वाटर, बकेट में पानी रखना है, मग में पानी रखना है, बर्फ नहीं डालना है, पेस्ट नहीं लगाना है, मधु नहीं लगाना है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई है सर। और ये बहुत ही कॉमन, जैसा आपने कहा कि बिल्कुल कॉमन सवाल है। और भी दर्शक हमारे फ़ोन लाइन पर आएंगे, तो जब तब तक मुझे मौका मिला है तो आपसे सवाल कर लेती हूँ। ये जो प्लास्टिक सर्जरी की भी हम बीच बीच में बात करते चलेंगे, क्योंकि ये जो अभी हमने बर्न की बात की है, दिवाली जैसे पर्व त्योहार में अगर हम सावधानी नहीं रखते हैं तो कई बार छोटे मोटे बर्न तो जल्दी ठीक हो जाते हैं, लेकिन कई बार डीप बर्न भी हो सकते हैं, कुछ खतरनाक तरीके से भी लोग बर्न हो जाते होंगे। तो उस स्थिति में भी क्या कभी प्लास्टिक सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है, या मतलब उससे बिल्कुल हमारी त्वचा जो है वो सही हो जाती है? ऐसे केसेस आए होंगे आपके पास में भी? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। और क्योंकि इस पे फोकस इसलिए भी करना चाहूँगा कि प्लास्टिक सर्जरी हम लोग जो अमूमन जानते हैं कि ये कॉस्मेटिक सर्जरी है, स्किन की सर्जरी है, बेसिकली ये नहीं है ऐसा। अच्छा, सिर्फ ऐसा नहीं है, सिर्फ ऐसा नहीं है, हाँ, सिर्फ ऐसा नहीं है। प्लास्टिक सर्जरी इज मोर, वो ज़्यादातर एक रिकंस्ट्रक्टिव काम है। हाँ। मतलब जो चीज़ बिगड़ गई है उसको हम वापस से बनाते हैं, इसे प्लास्टिक सर्जरी हम कहते हैं। वो चाहे दुर्घटना से हो, वो कैंसर से हो, वो किसी भी तरह के जलने से हो, इन सब चीज़ों को वापस से नियर नॉर्मल, मतलब नॉर्मल की तरफ ले जाता है प्लास्टिक सर्जरी। और इसमें बहुत सारी प्रक्रिया होती है। अगर जल के कोई आता है, जैसे मैडम ने पूछा, सवाल बड़ा अच्छा था कि जो ज़्यादा दुर्घटना अगर हुई हो। बिल्कुल, ये सवाल जो है मेरा अभी बना रहेगा कि इस समय प्लास्टिक सर्जरी की हम सेवा ले सकते हैं कि नहीं। एक और दर्शक जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। बिल्कुल। हेलो 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 जी। हाँ जी, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? जी मैम, मैं राहुल खन्ना बात कर रहा था राहुल। हाँ राहुल जी, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल था कि जब दिवाली के नेक्स्ट मॉर्निंग के टाइम में क्या होता है, तो बहुत इचिंग होने लगता है मेरे स्किन में। इसके लिए सर बिल्कुल, आपकी जो आवाज़ है सर राहुल जी क्लियर नहीं हो पाई हमारे लिए। एक बार आप प्लीज रिपीट करेंगे सवाल। दिवाली के अगले दिन मॉर्निंग के टाइम पे बॉडी में इचिंग होने लगता है। अच्छा अच्छा, पटाखों की वजह से। अच्छा, बॉडी में इचिंग होने लगती है दिवाली के नेक्स्ट डे। जी जी जी। राहुल जी नमस्कार, दीपावली की शुभकामनाएं। और मैं जी धन्यवाद। आपको ये मैं बताना चाहूँगा, आपको अगर किसी तरह की इचिंग होती है दिवाली के एक सुबह में,
तो ये मोस्टली वो चेंज इन इन्वायरमेंट जो हो रहा है, जैसे धुआं प्रदूषण हम लोग का बढ़ता है, या फिर हम लोग करंस का तेल जो इस्तेमाल करते हैं वो उसका अगर हम लोग उपयोग किए हैं और गलती से आपके शरीर पे लग जाता है, तो इन 2 कारणों से मेनली ये प्रॉब्लम आती है। तो इन सब चीज़ों के लिए हम लोग बस एक ही चीज़ होती है, ये एलर्जिक प्रॉब्लम है जो आपको है। अगर आपको ये निरंतर हो रहा है, हर दिवाली अगर हो रही है, अगले दिन आपको इचिंग हो रही है, तो इसका सबसे अच्छा उपाय होता है कि आप उन धुओं से बचें। अदरवाइज इनकी एक टैबलेट आती है, आप रात में ले सकते हैं, अलेग्रा नाम की या सिट्राजिन नाम की, ताकि आपको अगले दिन आराम मिले। बट इसके बेटर ये है कि इसके लिए डर्मेटोलॉजिस्ट आपको बेटर आंसर दे पाएंगे कि एलर्जी का पूरा अच्छे से उसका इलाज कैसे हम लोग करें। ये एक डर्मेटोलॉजी का विभाग का काम है, लेकिन इसकी कारण यही 2 मेनली होती हैं। बिल्कुल। और ये भी नहीं कह सकते क्योंकि दिवाली में थोड़ी देर रात तक लोग जब बम पटाखा इस्तेमाल करते हैं, थोड़ी देर तक लोग इसके एंजॉय करते हैं, तो रात में सोने से पहले स्नान कर लें ताकि जो भी रिएक्शन है या बॉडी में जो कुछ अगर ऐसा पदार्थ कुछ लग गया हो जो रिएक्टिव हो आप उनके लिए। बिल्कुल सही कहना है। अगर हम लोग जैसे होली में भी हम लोग देखते हैं कि रंग जब लगाते हैं तो उसमें भी हमें खुजली होती है, अगले दिन हम लोग डॉक्टर से जाते हैं, रैशेज हो जाती हैं। तो इसका उपाय ये होता है कि उस चीज़ को अपने त्वचा से हटा लेना है। त्वचा से हटाने का तरीका सबसे अच्छा ये है कि आप स्नान कर लें, अगले दिन भी अच्छे साबुन से इसको स्नान करें, फिर भी अगर इचिंग होती है तो अपने डॉक्टर के पास जाके बिल्कुल अपने स्किन के जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं उनको हम दिखा सकते हैं। जी, इनके सवाल से पहले सर आप उसी सवाल पर आ रहे थे जिसको मैंने किया था कि दिवाली के वक्त या इस तरह के बर्न के वक्त जो डीप बर्न हो जाते हैं अगर, तो क्या प्लास्टिक सर्जरी उस समय काम आती है? बिल्कुल। जब डीप बर्न्स 2 प्रकार की इंजरीज है जो काफ़ी कुछ और ज़्यादा केयर ढूंढती है, जिसमें हमें सर्जरीज की आवश्यकता पड़ सकती है। वो एक है जो आपने बताया डीप बर्न्स, और दूसरा बम के फटने से हाथों में चोट, जो बहुत ही कॉमन है, और चेहरे पे ये बड़ा कॉमन होता है, जो हमारे पास आता रहता है। इनमें पूरी जो त्वचा होती है वो नष्ट हो जाती है, अंदर की मांसपेशियां क्षतिग्रस्त हो जाती है, जो तारे हैं जिनको हम लोग टेंडन्स बोलते हैं वो क्षतिग्रस्त हो जाती है, कभी कभी हड्डियां भी टूट जाती है, इतना फोर्स होता है उसमें। तो उन सब चीज़ों को कई बार हमने सुना है डॉक्टर साहब की हाथ भी उड़ जाता है, कई बार उंगलियां ये हो जाती हैं। बिल्कुल। तो इनका उपाय काफ़ी बिल्कुल संभव है प्लास्टिक सर्जरी में। इनमें अगर उंगलियों में अगर सबसे जो कॉमन आती है कि इसमें मांसपेशियां खत्म हो गई, हड्डियां टूट गई, तो उसके लिए रिकंस्ट्रक्टिव प्रोसीजर्स है जो मैंने बताया, प्लास्टिक सर्जरी जिसे कहते हैं। उनमें हम लोग मांस शरीर के किसी और भाग से लेकर उसे हम लोग बनाते हैं, नसों को बनाते हैं, तारों को बचाते हैं, तारों को वापस से बनाते हैं, जो टेंडन्स होती है उनको बनाते हैं। अगर उंगलियां कट के अलग हो गई हो या लगभग अलग हो गई हो, तो उनको भी नसों से पतली पतली नसें होती है जो लगभग बाल के बराबर होती है डायमीटर की, उनको भी हम लोग वापस से माइक्रोस्कोप के थ्रू जोड़कर माइक्रोवास्कुलर सर्जरी कर उन सब उंगलियों और हाथ को हम लोग बचा सकते हैं। जी जी। तो ऐसे में ये जो प्रोसेस है, ये प्लास्टिक सर्जरी इसे आप कहते हैं, जैसे इस तरह के केसेस में भी प्लास्टिक सर्जरी का इस्तेमाल होता है, बहुत अच्छे से होता है, और भी कई सारी ट्रीटमेंट्स के बारे में आपने बताया है। तो ये जो प्लास्टिक सर्जरी है सर, ये आपने कहा कि नियर टू जो प्रीवियसली जो हमारा होता है उसके काफ़ी नज़दीक पहुंच जाते हैं, लेकिन ये टाइम टेकिंग कितना होता है, कितना वक्त लगता है, और क्या काफ़ी खर्चीला होता है, ये भी तो जानना ज़रूरी है। जी, सवाल ये भी बड़ा अच्छा है आपका मैडम, क्योंकि आपने ये पूछा है मुझसे कि ये खर्चीला है कि नहीं। क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी का नाम सुन के हम सबको यही लगता है कि ये बड़ा कॉस्टली प्रोसीजर होता है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा आपके माध्यम से सारे दर्शकों को कि प्लास्टिक सर्जरी एक महंगा प्रोसीजर नहीं है। ये समय लगता है इसमें, क्योंकि अगर जिस तरह की दुर्घटना होती है उस हिसाब से अगर काफ़ी ज़्यादा क्षतिग्रस्त हमारा शरीर का भाग कोई है, तो उसको बनाने में भगवान ने जो दिया उसे हमें वापस से बनाने में समय ज़रूर लग सकता है, पर ये खर्चीला बिल्कुल नहीं है। जिस तरह की और भी स्पेशलिटीज़ होती है, सर्जरी, जनरल सर्जरी होती है, यूरो सर्जरी होती है, और भी बाकी जो भी सर्जरी होती है, उसी तरह प्लास्टिक सर्जरी भी होती है, पर इसमें समय ज़रूर लग सकता है क्योंकि मल्टीपल सर्जरीज करनी पड़ सकती है कि हम लोग, वो संभव है। पर ये खर्चीला बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल संभव है, और रांची में हम लोग अच्छे से आज की तारीख में हम लोग बहुत बढ़िया से संभव ये करके समाज को बेहतर बना रहे हैं। बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छी बात है कि मतलब ये जो इसकी जो सुविधा है वो आप जहाँ पर हैं पारस हॉस्पिटल में, ये तो है ही है, और झारखंड में और कहाँ इस तरह की सुविधा है ताकि लोग इसका लाभ उठा सकें? झारखंड में देखिए, पारस आने के पहले मेरा अपना क्लिनिक भी है और साथ में और भी हॉस्पिटल्स है जहाँ पर प्लास्टिक सर्जरी की सुविधाएं उपलब्ध है। पर हमें ये ज़रूरी ध्यान देना है कि प्लास्टिक सर्जन वहाँ पर 24 घंटे उपलब्ध हो, ये होना है, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी एक ऐसी चीज़ है जिसमें इलेक्टिव और इमरजेंसी दोनों चीज़ें आती हैं। इलेक्टिव चीज़ें हम लोग अपने मन से कभी भी जाके डॉक्टर साहब को दिखा सकते हैं, बट इमरजेंसी चीज़ें ऐसी होती है जैसे हाथ कट के बिल्कुल अलग हो गया हो, दुर्घटना में पैर बिल्कुल नष्ट हो गया हो, उनको नसों की जो सर्जरी होती है वो इमरजेंसी सर्जरीज होती है, और उसके लिए हमें ज़रूरी है कि
डॉक्टर की अवेलेबिलिटी 24 घंटे वहाँ हो। तो ऐसे सेंटर्स हमारे रांची में उपलब्ध है, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल से कुछ यहाँ पर, जहाँ पर 24 घंटे प्लास्टिक सर्जन की अवेलेबिलिटी रहती है। बिल्कुल। तो ये जो आपने बताया कि अलग अलग परिस्थितियों में प्लास्टिक सर्जरी की आवश्यकता पड़ सकती है, तो इस जैसे आपने बताया कि काफ़ी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं जब हो जाती हैं, आपने बताया कि हाथ कट कर निकल जाता है, तो वैसे में या पैर कट कर या कोई भी अंग ऐसे निकल जाता है, तो वैसे में वापस वो अंग लगाए जा सकते हैं, मतलब बिल्कुल। या मतलब मुझे भी थोड़ी उत्सुकता हो रही है ये सब जानने की। ये सर्जरी अब हम लोग शुरू किए हैं रांची में, पिछले 3.5-4 साल से मैं कर रहा हूँ, जिसमें शरीर से बिल्कुल अलग हुए हाथ को, उंगलियों को, पैर को हम लोग वापस से जोड़ते हैं। वो एक टाइम टेकिंग सर्जरी होती है, काफ़ी बड़ा प्रोसीजर होता है, थोड़ा कॉस्टली डेफिनेटली होता है, क्योंकि जो समय होता है सर्जरी का वो 5 से 6 घंटे, 4 घंटे इस तरह से होता है। 4 से 6 घंटे हमें लगती है, क्योंकि अभी झारखंड में हम लोग ये चीज़ शुरू कर किए हैं। बेसिकली इट्स अ टीम वर्क, इसमें सिर्फ प्लास्टिक सर्जन ही इन्वॉल्व नहीं होते हैं। प्लास्टिक सर्जरी का सबसे अहम रोल होता है डेफिनेटली, क्योंकि सारी नसों को जोड़ना, सारी मांसपेशियों को ठीक करना, सारी तारों को जोड़ना, वो प्लास्टिक सर्जन का काम होता है। पर इसमें ऑर्थोपेडिक सर्जन की भी ज़रूरत पड़ती है, जो हड्डियों को जोड़ते हैं। अच्छा। तो एक टीम वर्क है जो हम लोग यहाँ पर रांची में आज संभव कर रहे हैं। पारस हॉस्पिटल में हम लोग रैम्पेंटली ये चीज़ कर रहे हैं, और एक टीम वर्क है जिसमें 5 से 6 घंटे, 4 से 6 घंटे हमें लगती है। इसमें शरीर के हर एक अंग को, हर एक नस को जोड़ते हैं हम लोग। माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, और वापस से वो उसके जो भी पेशेंट है, उनका जो अंग जो कट के अलग हुआ था, वो वापस से बिल्कुल नॉर्मल हम लोग दे सकते हैं। उसमें हमें ऑपरेशन, हमें लगभग ऑपरेशन के बाद वो 4-6 घंटे जो ऑपरेशन चलता है, उसके बाद हमें 7 से 10 दिन लगभग भर्ती रहना पड़ता है अस्पताल में। अच्छा, पेशेंट को भर्ती रहना पड़ता है। भर्ती रहते हैं। उसके बाद हम लोग उनको डिस्चार्ज करते हैं, उनको रेगुलर फॉलोअप से बुलाते हैं। फिजियोथेरेपी का रोल होता है, ताकि वो जो सारी चीज़ें कट के अलग हो गई थी, तो वो जब जुड़ती हैं, वो तो उसमें जुड़ने में समय लगता है, लगभग 6 से 9 महीने उनको असर आने में लगता है। तो ग्रेजुअली फिजियोथेरेपी करते हुए वो सारे अंग को 100% फंक्शनैलिटी हम लोग वापस दे सकते हैं। जी। और हम लोग दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये मैंने सुना था, कईयों ने सुना होगा कि पहले नाक वगैरह अगर थोड़ी चोट लग जाए या टूट जाए, या फिर जो कॉस्मेटिक जिसको हम लोग कहते हैं, अपने ब्यूटिफिकेशन के लिए जो नाक पतली करना है या ये करना है, इसके लिए प्लास्टिक सर्जरी होती है। लेकिन आज इतना एडवांस हमारा ये मेडिकल लाइन हो गया है कि मतलब कटे हुए अंगों को भी जोड़ रहा है। कृत्रिम अंग भी वो भी अब चाल में आ गए हैं। बिल्कुल, कृत्रिम अंग भी काफ़ी, अगर मान लीजिए कि उनका अंग वो अलग हो गया, वो अब लगाने लायक नहीं रहा, तो फिर क्या होता है? मैडम ने एक चीज़ पूछा, इससे मैं सबको बताना चाहूँगा कि उस तरह के अंग जो कट के अलग हो जाते हैं, जिसमें हमें कृत्रिम लगानी पड़ सकती है, वो तब होता है जब आप 6 घंटे के बाद आए। अच्छा। 6 घंटे के बाद वो एक गोल्डन पीरियड होता है, गोल्डन आवर होता है, जिसके बीच में अंदर में पेशेंट अगर हमारे पास आ जाता है, तो हम उस अंग को वापस से जोड़ सकते हैं। अगर ये संभव ना हुआ, मान लीजिए पेशेंट काफ़ी दूर से आ रहा है, उन्हें 15-20 घंटे लग गए, मल्टीपल हॉस्पिटल्स घूमे, डॉक्टर्स ने बोला कि नहीं हो पाएगा, फिर आपको कहीं से किसी रिश्तेदार ने बोला कि यहाँ प्लास्टिक सर्जन है जहाँ यहाँ पर हो रहा है काम, तो हम लोग आप वहाँ जाते हो, और तब तक देर अगर हो जाती है तो मतलब 6 घंटा ये जो है गोल्डन आवर माना जाता है इसके लिए। बिल्कुल। और 6 घंटे के बाद होने से फिर मुश्किल होता है। बिल्कुल मैडम, मुश्किल होता है, पर झारखंड में आज तक मुझे 6 घंटे के अंदर एक भी पेशेंट नहीं मिला, 1-2 पेशेंट छोड़कर। अच्छा। और फिर भी हम लोगों ने अच्छी सक्सेस रेट अचीव की है, और उस अंग को वापस से जोड़ा है। पेशेंट को, अटेंडेंट को हमें ये बताना पड़ता है कि 6 घंटे जो किताब में लिखा है वो 6 घंटे है, उसके बाद भी जोड़ा जा सकता है, जिसे डिलेड रीइम्प्लांटेशन सर्जरी। अच्छा। मतलब देर से वापस से जोड़ने वाली सर्जरी हम लोग कहते हैं, वो हम लोग करते हैं, और उसमें भी सफलता काफ़ी अच्छी होती है। अच्छा। लेकिन वो चीज़ टेक्स्ट बुक में बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। वो आर्टिकल्स में है, और वो चीज़ हम लोग रांची में, क्योंकि झारखंड में जब मैं प्रैक्टिस करना शुरू किया, प्रैक्टिकली ये बिल्कुल संभव हो पाया है। बिल्कुल संभव हो पाया है मैडम। 10 घंटे, 12 घंटे बाद भी, 13 घंटे बाद भी वापस से वो अंग जोड़कर हम लोगों ने सफलतापूर्वक ये चीज़ की है। और उसके बाद जी सर कुछ बोलना चाहिए? हाँ, मैं ये कहना चाहता कि उस आर को हम लोग को मेंटेन करना है। झारखंड क्योंकि एक पहाड़ी प्रदेश है, तो यहाँ पर मरीज हमारे पास काफ़ी देर से पहुँचते हैं, वो बस से आते हैं या एम्बुलेंस से आते हैं, वो समय लगता है आने में। तो आपको हमेशा मैं ये बताना चाहूँगा कि उस अंग, जो कटे हुए अंग को कैसे प्रिजर्व किया जाए, ताकि आप लोग सेफली उस अंग को हमारे पास ला पाएँ। उस अंग को हमेशा एक पॉलीथीन में लपेटना है, वो चाहे उंगली हो, चाहे पैर कटा हुआ हो, चाहे हाथ कटा हुआ हो, उसे प्लास्टिक पे लपेट लेना है। एक बॉक्स में, थर्मोकॉल की बॉक्स हो या फिर एक बाल्टी ही क्यों ना हो, उसमें बर्फ की सिल्लियाँ भर देनी है। अच्छा। और उस अंग को उसमें रख के उसको ढक देना है। तो इस तरह से आप हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन, ये प्रैक्टिकल वे है जिससे हम लोग एक कटे हुए अंग को
एक टर्शरी केयर सेंटर पे जहाँ प्लास्टिक एंड माइक्रोवैस्कुलर सर्जरीज हो रही है वहाँ पर हम डॉक्टर चिकित्सकों के पास ला सके। इससे जो कटे हुए अंग है ये नष्ट नहीं होती है और इनके जुड़ने की संभावना और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमें तब हेल्पफुल होती है जब वो 6 घंटे के बाद आ रहा हो। हाँ। 6 घंटे के अंदर भी अगर आप पहुंच रहे हैं तो इसी तरह से स्टोरेज प्रणाली यही होती है कि इसी तरह से हमें सेव करके लाना है ताकि हम लोग वापस से चीज़ उसको जोड़ सके। किसी भी तरह के तेल में, मट्टी में लपेटना, क्योंकि इस तरह के केसेस आए हैं मेरे पास जिसमें तेल में, किरासन तेल में, सरसों के तेल में, है ना, मिट्टियों से लपेटकर, भूसे से लपेटकर पेशेंट्स लाते हैं, चाहे जहाँ से भी उनको पता चला। कृपया ये सारी चीज़ें ना करें। आप सिर्फ प्लास्टिक, आइस बॉक्स और आइस, इन सब 2-3 चीज़ों को याद रखें, उसमें प्रिजर्व करके उंगली से लेकर हाथ पैर जो भी कटा हो वो सब प्रिजर्व करके आप हमारे पास अगर आते हैं तो हम लोग वापस से उसको देने की पूरी कोशिश करते हैं। बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने लोगों को बताया है। नेचुरली जिसको जो उस समय मिलता होगा उसमें लपेट के ले जाते होंगे। लेकिन ये भी बहुत बड़ी बात है सर, आपने जो बताया है कि जैसे हम कहते हैं किसी भी बीमारी में, बहुत सारी बीमारी में, कि जो हमारे आसपास के जो लोग हैं उनको अवेयर होना या उनको जानकारी होना कि अगला जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है या किसी को कोई चक्कर आया, मुर्गी आई, कुछ भी हुआ इस तरह का, तो हमें क्या करना है। बिल्कुल। तो ये जानकारी लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाने के लिए भी आपके तरफ से कुछ बातें बहुत महत्वपूर्ण आई हैं। बिल्कुल मैडम, आज आपने मुझे इस मंच पे बुलाकर ये चीज़ बहुत हेल्पफुल हुआ है मेरे लिए कि दूरदर्शन के दर्शकों को हम ये बता सके कि प्लास्टिक सर्जरी एक्चुअली में क्या होती है। वो सिर्फ बर्न्स या क्लेफ्ट लिप पे लिमिटेड नहीं है, वो बस 15-20% काम होता है। कॉस्मेटिक सर्जरी जो मैडम ने बोला था कि नाक का टेढ़ा, नाक का मोटा होना, उसको हम लोग ये करते हैं, ये भी एक प्लास्टिक सर्जरी में ही आता है, ये भी 15 से 20% है। बट जो मेजर बल्क जिससे हम लोग लाइफ चेंज होती है पेशेंट की, वो होती है रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, जिसमें माइक्रोवैस्कुलर सर्जरी बहुत अहम रोल अदा करता है। और इसके लिए हमें इस तरह के और भी सेशंस हमें करने होंगे दूरदर्शन के माध्यम से, किसी और चैनल से। साथ ही हमें लोगों को जागरूक करने के लिए काफ़ी कैंप्स, जैसे पिछले 3 साल में काफ़ी कैंप्स मैंने किए हैं ताकि लोगों को मैं जागरूक कर सकूं कि कैसे प्लास्टिक सर्जरी का मतलब क्या होता है और प्लास्टिक सर्जरी में किन तरह के पेशेंट को हम लोग राहत दे सकते हैं। किसी भी तरह के घाव जो बिल्कुल भर ना रहा हो, किसी भी तरह के नस की प्रॉब्लम, किसी भी तरह के जन्मजात प्रॉब्लम जो होती है, कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज जो हम इसे बोलते हैं, उस तरह की किसी भी चीज़ के लिए प्लास्टिक सर्जन का रोल बहुत अहम होता है। और उनके माध्यम से हम लोग पूरे समाज में एक चेंज ला सकते हैं कि वो कटे हुए चीज़, जैसे मैडम ने बोला, कटे हुए अंग को वापस जोड़ना वो बहुत बड़ी बात होती है किसी के लिए भी। कहीं कि नॉर्मली अमूमन होता है कि हमें पेरीफेरी में भी जो हमारे हॉस्पिटल से जहाँ पर प्लास्टिक सर्जरी की सुविधा नहीं है, तो वो हम बोल देते हैं कि नहीं, पैर हाथ काटना पड़ेगा, उंगलियाँ काटनी पड़ेगी। ज़रूरी नहीं है, 90% केसेस में वो ज़रूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल, ये बात आपने अभी जिक्र किया है। कई बार हम लोग सुनते हैं ड्यू टू आजकल की जो समस्या है, बहुत बड़ी डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, जिसके चलते कई सारी डिफॉर्मेशंस आ जाते हैं, नसें खराब होती हैं, उसके चलते भी कई सारी। तो ये जो आपने अभी बताया है कि नसों को भी ठीक करते हैं, खराब नसों को काट करके जोड़ करके, उसमें भी प्लास्टिक सर्जरी का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। तो इस तरह की भी समस्याओं को ठीक आप कर सकते हैं जो ड्यू टू डायबिटीज़ और ड्यू टू ब्लड प्रेशर या ड्यू टू कैंसर, जैसे आपने बताया था। मतलब कई सारी ऐसी जो खतरनाक बीमारियां हैं जिसके चलते अंदर में नसें या कई तरह की डिफॉर्मिटीज़ जो आते हैं वो सब ठीक हो जाते हैं। बिल्कुल मैडम, बिल्कुल सही कहा आपने। किसी भी तरह के जैसे मतलब अंग काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये आपने बहुत बड़ी बात बताई। बिल्कुल जी, अंग में 90% केसेस में हमें काटने की ज़रूरत नहीं है, अंगों को उसको बचाया जा सकता है। मैडम ने बड़ी अच्छी बात कही है, डायबिटिक फुट, जो मैं मेरे दिमाग से निकल गया था, मैडम ने अच्छा याद दिलाया मुझे। डायबिटिक फुट एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर मोस्टली एम्पुटेशन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वो चीज़ हम लोग अगर प्लास्टिक सर्जन से हम लोग कंसल्ट करते हैं, उनके एक्सपर्टीज़ को अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो वो पैर जिनको काटने की संभावना थी उनको भी बचाया जाता है। नो डाउट आपको वो काटने की सलाह किसी डॉक्टर साहब ने ही दी होगी, लेकिन प्लास्टिक सर्जन से मिलकर ही आप इस नतीजे पे पहुंचे कि आपके मरीज के साथ क्या करना है। हमेशा एक प्लास्टिक सर्जन बहुत अहम रोल अदा करता है कि कोई भी अंग कटने के पहले एक प्लास्टिक से टर्शरी केयर सेंटर जैसे कॉर्पोरेट अभी हमारे रांची में अवेलेबल हैं काफ़ी, वहाँ पर इस तरह की सुविधा है, क्योंकि वो प्लास्टिक सर्जन वहाँ रहते हैं तो उनका परामर्श हम लोग ले सकते हैं और उन सारे अंगों को हम लोग बचा सकते हैं। साथ ही कैंसर से एक गड्ढा बनता है, वो चाहे मुंह का कैंसर हो, चाहे शरीर के किसी भी भाग में अगर कैंसर हो, तो उसको वापस से बनाना, जबड़े का ऑपरेशन, जबड़े का कैंसर, जबड़ा काट के पूरा अगर अलग हो गया हो तो भी वापस से पैर मतलब बहुत सारी जिस तरह की समस्या है वो प्लास्टिक सर्जरी के माध्यम से ठीक हो सकते हैं। देखिए, आपसे बात करते करते समय का पता नहीं चला हमें, और हम बिल्कुल अपने कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। तो चलते चलते दीपावली के अवसर पर आप यहाँ आए हैं,
तो कुछ शुभकामना संदेश 2 लाइन का आप क्या देना चाहेंगे लोगों को? अब सबसे पहले मैं तो दूरदर्शन का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना पड़ता हूँ। राजश्री मैडम का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि आज मैं आप सबके साथ मैं रूबरू हो सकूँ, मैं आपसे मुखातिब हो सकूँ, मैं आपको प्लास्टिक सर्जरी के बारे में वो क्या कुछ कर सकते हैं हम लोग, वो मैं बता सकूँ। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ रांची दूरदर्शन को। साथ ही मैं अपने सारे प्रिय दर्शकों को, दूरदर्शन के दर्शकों को मैं इस त्यौहार की, इस दीपावली की, धनतेरस की और छठ पूजा की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं देना। बिल्कुल, और हम सबकी तरफ से आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत आपका। और आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।